हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग AIPGET का क्वेश्चन बैंक का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज कोशिश करेंगे कि हम पूरा कंप्लीट कर पाएँ। तो आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें जो है, आचार्य बागभट्ट ने तृतीय पटल आश्रित छतस शुक्र को क्या माना है ना। तो यहाँ जो है अब सालाक स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, शुक्र जो है वो किस स्थानगत व्याधि है? कृष्णगत व्याधि है ना। कृष्णगत रोग बताए गए हैं। शुक्र दो प्रकार के शुक्र बताए गए हैं, सावरण शुक्र और आवरण शुक्र आपके सुश्रुत ने। ठीक है, तो जो सावरण शुक्र है उसी को बागभट्ट ने छतस शुक्र कहा है और इसी को सुश्रुत क्या बोलते हैं? सावरण शुक्र बोलते हैं। ठीक है, तो बागभट्ट ने छतस शुक्र को क्या माना है? असाध्य माना है। यदि देखा जाए कि बागभट्ट के अनुसार इसका सिम्टम देखा जाए तो क्या बताया गया है? तोद होता है, अश्रु आते हैं, राग होता है आँखों में। ठीक है, पक्व जंबू के समान क्रक्ष यदि प्रथम पटल में हो तो। ठीक है, यदि प्रथम पटल में है तो ये 3 सिम्टम आएंगे। तोद होगा, अश्रु होगा और पक्व जंबू के समान राग होगा। सेकेंड पटल में यदि हो, ठीक है, सेकेंड पटल में होता है तो क्या होता है? और क्रक्ष साध्य होता है। ठीक, यदि सेकेंड पटल में शुक्र है तो क्या बताया गया है? याप्य बताया गया है और इसमें तोद अधिक हो जाएगा। ठीक है, तोद बाहुल्य रहेगा, कृष्णता रहेगी, कृष्ण भाग में सूची के समान पीड़ा रहेगी। ठीक है, और यदि तृतीय पटल में हो गया है तो अनेक व्रणों से युक्त हो जाएगा और असाध्य हो जाएगा। ठीक, तो क्रक्ष साध्य होता है फर्स्ट पटल का, याप्य होता है सेकेंड पटल का, और जो थर्ड पटल है उसमें असाध्य बताया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 पे। आ जाइए। आचार्य बागभट्ट के अनुसार शुष्क अक्षिपाक किस दोष की? तो किसके अकॉर्डिंग बोला इन्होंने? बागभट्ट के अकॉर्डिंग। शुष्क अक्षिपाक देखा जाए तो किस स्थानगत व्याधि है? सर्वगत व्याधि में आया है। शुष्क अक्षिपाक है ना, सर्वगत व्याधि में आया। सर्वगत व्याधि मतलब पूरे आंख में कहीं भी हो सकता है, सर्वगत रोग है। सुश्रुत ने इसको बोला है कूणित। सुश्रुत ने इसको क्या बोला है? कूणित बोला है। ठीक है, दारुण बोला है। जो वर्त में है वो रूक्ष हो जाते हैं, अविरल दर्शन होता है। ठीक है, और नेत्र खोलने में पीड़ा होती है। ये किसके अनुसार लक्षण बताए गए हैं? ये बताए गए हैं सुश्रुत के अनुसार लक्षण। और बागभट्ट ने इसको माना है वात पित्तज। क्या माना है? किस दोष की प्रधानता माना है बागभट्ट ने? बागभट्ट ने इस दोष की प्रधानता माना है, वात पित्तज दोष की प्रधानता माना है। और यदि इसके सिम्टम देखा जाए तो दारुण वर्त में बताया गया है क्रक्षोन्मीलन, विकूलन, विशुष्कम, शीतिक्षा हो जाना, सूल होना, पाक होना, तोद होना। ठीक है, ये लक्षण बताए गए। नेक्स्ट पे आइए। बागभट्ट के अनुसार जीवागत रोगों की संख्या कितनी है? तो बागभट्ट ने जीवागत रोग कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। सुश्रुत संहिता में सिरोत्पात का वर्णन किस रोग में किया गया है? तो सिरोत्पात का वर्णन किस में किया गया है? सिरोत्पात जो है वो सर्वगत व्याधि है। सिरोत्पात हुआ, सिराप्रहर्ष हुआ, सिराजाल हुआ, ये सब सर्वगत में होती है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं सिरोत्पात के? वेदना रहित या वेदना से युक्त ताम्र वर्ण की रेखाएं जो होती हैं वो नेत्र में हो जाती हैं, और इसको सुश्रुत ने क्या बोला है? सिरोत्पात बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो इनमें से कौन सा है जो रिफ्रैक्टिव एरर्स में नहीं आएगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रीबायोप्सिया, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिगिज्म होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होते। क्या होता है आपका? एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना। एज के साथ जो लेंस होता है वो क्या होता है? थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण जो क्लोज ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाते हैं ना। तो एजिंग, लेंस की एजिंग हो जाना या मसल्स स्ट्रेंथ कम हो जाना, इसके कारण भी प्रीबायोप्सिया हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रीडिंग सही से नहीं होता, ब्लर्ड विजन होता था, आँखों पे जोर पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है। बाकी सब तो रिफ्रैक्टिव एरर्स होती हैं, पता ही होगा। नश्य कर्म के पश्चात किस रोग में
किस सिरोरोग की लक्षणों में वृद्धि होती है? क्या बताया है? लक्षणों में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा क्षय सिरोरोग में। ठीक है, सबसे पहले तो सिरोरोग की बात की जाए तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 11 बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, क्षयज, क्रमिज, सूर्यावर्त, अर्धविवेतक, अन्य बात, है ना। तो जो क्षयज होता है ना, ये किसके कारण होता है? कफ के क्षय के कारण बताया है। वसा और कफ के क्षय के कारण जो होता है, इसमें तीव्र रुझा होती है। और यदि इसमें पंचकर्म कराया जाएगा या नश्यकर्म कराया जाएगा, स्वेदन कराया जाएगा, धूम्र कराया जाएगा, रक्त मोक्षण कराया जाएगा, तो ये वृद्धि को प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सूर्यावर्त में क्या बताया गया है? सूर्यावर्त सन्निपातज होता है, त्रिदोषज होता है। अर्धा विभेदक भी क्या होता है? त्रिदोषज होता है। और अनंतवात भी क्या होता है? त्रिदोषज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द सब्जेक्टिव टिनिटस? तो सब्जेक्टिव टिनिटस का कॉज नहीं है। कौन सा नहीं होता? यूस्टेशियन ट्यूब में पार्टुलस हो जाना, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में हो जाएगा, इम्पैक्टेड बेस है तो उसके कारण भी सब्जेक्टिव टिनिटस होता है, हाइपरटेंशन के कारण। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य श्लेष्म में विदग्ध दृष्टि के लिए सही नहीं है? रोगी सभी पदार्थों को श्वेत देखता है। रोगी को रात में देखने में कठिनाई होती है। रोगी को रात में कठिनाई नहीं होती है। दिन के समय सूर्य की किरणों के कारण कफ का प्रभाव कम होने से रोगी देख सकता है। तो देखिए, दो ही अपोजिट में है ना। सबसे पहले तो इन दोनों में से एक कोई सही होगा। तो सबको पता है कि श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में क्या होता है? आदमी रात में नहीं देख सकता है ना। तो रात में देखने में इसमें कठिनाई होगी। तो कौन सा सही नहीं होगा? कि रात में देखने में कठिनाई नहीं होगी। फिर आता है, सुश्रुत के अनुसार दृष्टि मंडल का प्रमाण कितना बताया गया है? कृष्ण मंडल का 1/7 भाग। ये तो सभी को पता है। दोषग्न मुख लेप का अनुमान कितना बताया गया है? 1/4 अंगुल, है ना। दोषग्न का 1/4 अंगुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा एवं स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने हेतु किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आई थिंक ये सभी को पता होगा कि सदंस्य अंक, क्योंकि ये इस टाइप का रहता है ना, जो इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का यंत्र जो रहता है वो सदंस्य यंत्र होता है। और इसी का प्रयोग सिरा एवं स्नायु का जो शल्य है, प्रविष्ट शल्य है, उसको निकालने हेतु किया जाता है। इसका मैंने याद किया था, ताक नाना, मतलब कर्ण, नसिका और नाड़ी में ताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थि में शल्य को निकालने को किसका प्रयोग किया जाता है? स्वस्तिक यंत्र का। ठीक है, और उपयंत्र जो रहते हैं इनके हेल्पफुल के लिए होते हैं ना। अगला है आपका, पकवासे से निकलने वाले किस प्रकार का स्राव असाध्य माना जाता है? तो पकवासे से निकलने वाला किस प्रकार का स्राव असाध्य माना जाएगा? पुलकोगत, है ना। पी से पकवासे, पी से पुलकोगत, इस टाइप से याद किया था। ठीक है, कौन सा भगंदर असाध्य होता है? कौन सा भगंदर असाध्य होता है? क्षतज भगंदर असाध्य होता है ना। इन विच ऑफ द स्टेज ऑफ हेड इंजरी द ग्लास ग्लोकोमा स्टेज GCS इज स्कोर 14 और 15 विद द लॉस ऑफ द कॉन्सियसनेस? तो क्या होगा यदि, तो देखिए, जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है ना, GCS, ये आपकी जो हेड इंजरी है उसका न्यूरोलॉजिकल स्केल होता है, जो लेवल ऑफ द कॉन्सिस्टेंस से ब्रेन इंजरी का एसेस करने के लिए काम आता है ना, कि ब्रेन इंजरी कितनी सीवियर है, ये एसेस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो रेंज होता है ना, वो 3 to 15 होता है। कितना होता है? 3 to 15। यदि 3 है तो इंसान किस में है? डीप कोमा में। ठीक है, और 15 है तो क्या है? फुली रिस्पॉन्सिव है ना। तो 3 चीज़ों से दिया जाता है EVM। EVM मतलब आई ओपनिंग या आई मूवमेंट। ठीक है, इसका स्कोर 1 to 4 होता है। वर्बल रिस्पॉन्स, जैसे हम बोलेंगे आपका नाम क्या है, आपको याद है ये कौन है, इसका स्कोर जो होता है 1 to 5 होगा। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स इसका 1 to 6 होता है। जैसे हम बोलेंगे हाथ उठाओ,
है ना, आंखें झपकाओ, इस टाइप से। तो ये ईवीएम से इसका स्कोर निकालते हैं। तो देखिए, यदि सीवियर हेड इंजरी है तो कितना स्कोर रहेगा, 3 to 8, ठीक है। यदि मॉडरेट है, मॉडरेट में कितना रहेगा, 9 to 12, और माइल्ड में कितना रहेगा, माइल्ड में रहता है 13 to 15। तो अपन से क्या पूछा है, यदि 13, 14 और 15 है पर कॉन्सिस्टेंस नहीं है तो भी उसको किस में माना जाएगा, माइल्ड हेड इंजरी में माना जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। यदि रोगी बहु अर्श से पीड़ित है तो किस भाग के अर्श का पहले क्षार कर्म करते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, यदि बहु अर्श है मतलब उसको बहुत सारे अर्श हैं, ठीक है, तो हम किस भाग में पहले क्षार कर्म करेंगे। तो इसका सीक्वेंस है RLBP। RLBP मतलब राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट, RLBF, ठीक है। तो पहला किसका, राइट का, दक्षिण भाग में करेंगे। और याद रखना 7-7 दिन पर एक एक अर्श का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है स्थूल अणु सम विषम पाली के रोगी में किस प्रकार के बंध का प्रयोग करते हैं। तो व्यामयोजित बंध का प्रयोग करते हैं ना, ये तो सभी को पता होगा। स्रोत में कितने प्रकार के मर्म होते हैं। तो स्रोत में देखा जाए तो कितने प्रकार के, 8 प्रकार के मर्म बताए गए हैं, है ना। सघा प्राणहर मर्म कौन सा होता है। तो सघा प्राणहर मर्म कितने बताए गए हैं, 19 बताए गए हैं ना। इस तो सगा प्राणहर मर्म कौन सा बताया गया, अधिपति। आप सगा प्राणहर मर्म वगैरह का सीधा है कि आप पूरा पूरा श्लोक अच्छे से याद कर लो, है ना, तो आपको अच्छे से सब पता रहेगा। 5 प्रकार के मर्म होते हैं। टोटल मर्म कितने बताए गए हैं, 107 बताए गए हैं। मैं ये रिवीजन इसलिए लेती जा रही हूँ, साथ में आपका काफ़ी कुछ कवर होता चलेगा। फिर आता है कश्यप संहिता के अनुसार किस अध्याय में पंच भौतिक तेल का निर्देश दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने कश्यप संहिता पूरी कंप्लीट कर दी है, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको मेरा ये पेपर सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। तो इसमें किस में बताया गया है, 5 भौतिक तेल। सूती का उपकरणीय अध्याय खिलस्थान में बताया गया है ना। क्षीरा अल्सक किसके कारण होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिदोषज होता है, त्रिदोषज स्तन्य दुष्टि के कारण क्षीरा अल्सक रोग बताया गया है। बाल शोष चिकित्सा में वर्णित लाक्षादि तेल में निम्न में से कौन सा घटक होता है। तो लाक्षादि तेल में कौन सा घटक बताया गया है, तक्र, ठीक है। मस्तु को क्या बोलते हैं, तक्र। या एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार और किसी पेपर में भी आया है ये, ठीक है। तो बाल शोष चिकित्सा के लाक्षादि तेल में कौन सा घटक होता है, मस्तु, याद रखिएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार किस चिकित्सा से पहले दूध से योनि स्वेदन करने को कहा गया है। योनि का यदि यथास्थान प्रवेश कराना है तो उसको पहले दूध से स्वेदन करेंगे और फिर उसमें बसा मांस बांध देते हैं, है ना, बेसवार का उसमें लेपन कर देते हैं। तो किसमें, यदि योनि का यथास्थान प्रवेश कराना है तो। आचार्य कश्यप ने ऋतुमती स्त्री में किस कर्म का निषेध बताया है। तो सभी को पता होगा, वमन निषेध बताया है और नश्य भी निषेध बताया है, ठीक है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार कौन सी व्याधि में आत्रव लोह गंधी हो जाता है। तो किस व्याधि में होता है, वातज में, है ना। लोहे जैसी गंध किस में आती है, वातज में आती है। आचार्य कश्यप ने राज तेल का प्रयोग किस में किया है। तो राज तेल का प्रयोग इन्हें बंधत्वों में किया है। आचार्य कश्यप ने, देखिए काश्यप के कितने सारे हैं, तो प्लीज़ जो काश्यप की सीरीज़ है उसको फॉलो करें, क्योंकि काश्यप पे से क्वेश्चन आते हैं। काश्यप और बागभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप AIPGT में जाते हो तो इसमें संहिता बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें उनकी फेवरेट संहिताएं होती हैं काश्यप और बागभट्ट, ठीक है। आचार्य काश्यप ने शीत द्वेष किस सूती का ज्वर में मिलता है। तो आचार्य काश्यप के अनुसार शीत द्वेष किस सूती का ज्वर में मिलेगा, वातज ज्वर में। रक्त गुल्म की चिकित्सा से रक्त प्रवृत्ति प्रारंभ ना हो तो गुल्म भेदन का निर्देश किस आचार्य ने किया है। किस आचार्य ने किया है, यदि रक्त गुल्म में रक्त प्रवृत्ति नहीं है तो गुल्म भेदन किसने बताया है, भेल ने बताया है, ठीक है। सॉरी, भेल ने नहीं, इसका आंसर आएगा चरक, है ना। किसने बताया है, चरक ने बताया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अरुण वर्ण का आत्रव किस दोष में होता है। तो अरुण वर्ण का आत्रव किस दोष में होगा, वात कॉमन है। अंतर्मुखी योनि व्यापक में किस धातु, देखो इसी में है, अस्थि और मांस, इसी में आंसर है, अस्थि और मांस, इसी में है, आ और माँ, ठीक है। इससे आप याद रखिएगा। देखिए मेद भी है तो एक बार ये याद रखिएगा कि मांस है आंसर।
ये देखिए मुझसे भी गलती हो रही थी, है ना। जिस स्त्री का गर्भ देह आंग प्रकट होने से पहले गर्भ नष्ट हो जाता है उसे कौन सी जातहरणी बोलते हैं? तो उसे कौन सी जातहरणी बोला है? दुर्धा, ठीक है, दुर्धरा। निम्न में से कौन से अस्रक दर का उपद्रव नहीं है? तो जो योनि भ्रंश है वो अस्रक दर का उपलब्ध नहीं है। दाह होता है, प्रलाप होगा, तृष्णा होगी, है ना। आचार्य चरक के मत अनुसार कौन सा क्षीर सभी क्षीरों में अहितकम होता है? तो ऊष्टग्रीव, ऊष्टग्रीव नहीं, ऊष्टग्रीव को तो बताया गया। अविक्षीर, अविक्षीर निकृष्ट बताया गया है ना। तो कौन सा क्षीर निकृष्ट होता है? अविक्षीर निकृष्ट होता है। आचार्य चरक ने पथ्यतम द्रव्य निम्न में से किसको माना है? तो पथ्यतम द्रव्य कौन सा होता है? हरितकी, हरितकी का एक नाम ही पथ्या है, तो पथ्यतम द्रव्य किसको होगा? हरितकी को माना जाएगा। आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औषध माना गया है। तो जैसे कारण करण जो 10 भाव बताए गए हैं उसमें भेषज को क्या माना है? करण माना है ना, करण को माना है। आचार्य चरक ने 10विध परीक्ष भाव में कार्योनि का किससे किया है? तो कार्योनि क्या होता है? धातुवेशम में, जिसने अपन को जिसका ट्रीटमेंट करना है ना। आचार्य चरक के अनुसार 10विध परीक्षा का प्रयोजन, देखिए एक ही टॉपिक से इन्होंने 3 क्वेश्चन उठा दिए हैं। 10विध परीक्षा भाव का प्रयोजन क्या होता है? तो 10विध परीक्षा भाव का प्रयोजन क्या हो जाएगा? आयु, प्रमाण, बल, दोष के प्रमाण का चेक करना। फिर आता है अगला, सुश्रुत संहिता ने बीज चातुष्ट शब्द से क्या तात्पर्य लिया है? तो बीज चातुष्ट में इन्होंने बताया है पुरुष, व्याधि, भेषज और क्रियाकाल को बीज चातुष्ट बोला है। किसने? सुश्रुत ने, ठीक है। आचार्य चक्रपाणी द्वारा सुश्रुत संहिता पर की गई टीका का नाम क्या है? भानुमति टीका। निम्न में से कौन सा समूह शरीर को त्रिस्थूण कहे गए हैं? तो निम्न में से किसको त्रिस्थूण कहा है? वात, पित्त और कफ को। रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण क्या है? तो रक्त का स्वरूपात्मक लक्षण क्या बताया गया है? अनाउष्ण शीत, ना शीत होता है ना उष्ण होता है ना। आचार्य बागभट्ट के अनुसार रंजक पित्त स्थित होता है। रंजक पित्त किस में स्थित होता है? अमाशय में। रंजक पित्त का स्थान क्या बताया गया है? अमाशय बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्मा परिणाम का पर्याय बताया गया है? तो क्षीर दधि न्याय को सर्वात्मा परिणाम, क्योंकि जितना है वो पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है ना, इसका मतलब ये होता है। कौन सी अग्नि सर्व अपचार हाथ से गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में आया है। तो तीक्ष्ण अग्नि, मतलब जितने प्रकार के आप इसको चीज़ें दोगे वो सभी सहन कर जाएगी। ग्रीवा पृष्ठवंश में कौन सी संधि होती है? तो ग्रीवा और पृष्ठवंश में कौन सी संधि होती है? प्रतर संधि होती है। मेदा, महामेदा का प्रतिनिधित्व क्या है? मेष, अपन ने याद किया था। ऋत्वा की मेष में जीवी का घोड़ा, है ना। तो मेष, मेदा महामेदा रक का क्या हो जाएगा? शतावरी। रिद्धि वृद्धि का बराही कंद, जीवक ऋष्वक का बिराही कंद, और काकोली क्षीर काकोड़ी का क्या है? अश्वगंधा मूल। ये प्रतिनिधि द्रव्य बताए गए हैं भाव प्रकाश अनुसार। तिक्त रस द्रव्यों में निम्नोक्त किन महाभूतों की प्रधानता होती है? तो तिक्त रस में किस महाभूत की प्रधानता होती है? सभी को पता होगा, आई थिंक सो, वायु और आकाश, है ना। तितली उड़ी आकाश में, ऐसा टाइप से है। उपकुल्य द्रव्य का पर्याय क्या है? तो उपकुल्य द्रव्य का पर्याय क्या है? उपकुल्य द्रव्य का, उपकुल्य किसका पर्याय बताया गया है? पीपली का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग? तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग निम्न में से कौन सी है? तो ग्लिबेनसिलामाइड जो रहती है यही दी जाती है ना। बैलेंटाइज इजिप्टिया साइंटिफिक नेम किसका है? ये जो मैं सही से दिख नहीं रहा है, इगोंदी का बताया गया है ये, ठीक है। ग्लोइन आइसोलेटेड फ्रॉम द गुरुची, ठीक है। ग्लोइन इज कैरेक्टराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप ऑफ द ड्रग? किस ग्रुप में जाएगा ये? ग्लाइसोसाइड में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज स्क्रीन्ड फॉर द एंटी मलेरियल एक्टिविटी? एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए
जो अपना आर्टिसोनेट होता है वो आर्टेमिस एनुआ से ही निकलता है ना। आर्टिसोनेट इंजेक्शन लगता है जो मलेरिया फार्सिफेरम है वो इसी से निकलता है, ठीक है। इसी का नाम है आर्टिमीसिया एनुआ। रस रत्न समुच्चय के अनुसार हिंगुलाष्टक रस निर्माण में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये सभी को पता है, विद्याधर यंत्र का। नेत्र हित त्रिदोष शांति प्रदा पारद जर्नी निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? पारद जर्नी यदि दिया जाएगा तो स्फटिका के लिए आता है, ठीक है। नेत्रों के लिए हितकारी है, त्रिदोष समन करती है। पारद जर्नी से आप याद रखिएगा, ये स्फटिका के लिए है। आचार्य सारंगधर के अनुसार तांडुल जल का निर्माण में कितना मात्रा होती है? तो कितनी मात्रा बताई गई है? 8:1 है ना। तो जल 8 अनुपात और तांडुल 1 अनुपात दिया जाता है, 8 गुना जल लिया जाता है। केमिकली रियल अगार इज नोन एज आर्सेनिक डाइसल्फाइड है ना, AS2S2S3। सदल पीतवर्णम च भवेत गुर्जर मंडले निम्न में से किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? मृदाश्रंग के लिए। आचार्य सारंगधर के अनुसार भास्कर लवण चूर्ण में कितने प्रकार के लवण का प्रयोग किया गया है? तो कितने प्रकार के लवण बताए गए हैं आपके? चतुर्लवण का प्रयोग है। पीड़िते मुद्रा गंध वर्णो रसोद्भवा किस सिद्धि का लक्षण बताया गया है? अवलय का, है ना। उसको दबाने पर उसमें गंध वर्ण आदि रस का उद्भव हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र के मतानुसार क्रिया योग में निम्नोक्त अभ्यास सम्मिलित है। तो पतंजलि ने किसको बताया गया है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को क्रिया योग में रखा गया है। निम्नोक्त दिनचर्या विधियों में कौन सी विधियां आंखों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है? तो ये तो सभी को पता होगा, प्रतिमर्श, पादाभ्यंग और शीतल जल से सिरा स्नान, है ना। इसमें उष्ण जल से सिरा स्नान नहीं होगा, उष्ण जल से स्नान नहीं होगा, आचमन से कोई मतलब नहीं है। ये तीनों आंखों के लिए स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती है। पुरीस वेग धारण करने से निम्न में से कौन से लक्षण होते हैं? सिरा दर्द होता है, पेट दर्द होता है, पिंडियों में क्या होता है? जंघाओं में पीड़ा होती है ना, पिंडली में। कॉलिप स्पॉट सबको पता है, ये तो आई थिंक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मीजल्स में पाया जाता है। परमानेंट हियरिंग लॉस इज ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द नॉइज अराउंड द 100 डेसीबल, है ना। 100 डेसीबल से कंटिन्यू आप रहोगे तो परमानेंट हियरिंग लॉस आपको हो जाएगा। आचार्य चरक के अनुसार मत अनुसार निम्नोक्त व्याधियां संतर्पण जन व्याधियों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किए गए हैं। प्रमेह, पांडु और मूत्रकृक्ष। याद रखना, प्रमेह जो है वो संतर्पोक्त व्याधि में आता है। छर्दी में वमन कारक मदन फल को देना कौन सा उपसेय का भेद किया गया है? तो छर्दी क्या है? व्याधि है। वमन कारक मदन फल क्या है? औषध है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? व्याधि विपरीतार्थकारी औषध। विष्ठभा अजीर्ण की उत्पत्ति किस दोष के कारण होती है? तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, वात दोष के कारण होती है। हलीमक व्याधि में प्रमुख दोष कौन सा होता है? वात और पित्त होता है। वीपी से याद करा था हलीमक। मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित है? तो मर्म अस्थि संधि कौन से रोग मार्ग से संबंधित होंगे? मध्यम रोग मार्ग से। आचार्य चरक के मतानुसार निम्नोक्त कौन सा ग्रंथि का भेद सही है? वातज और वात का फल, दो प्रकार की ग्रंथि बताई गई है ना। आचार्य चरक के अनुसार प्राणवाह स्रोतस का मूल हमारे प्राण से याद किया था तो हृदय और महास्रोतस। मैच ऑफ द फॉलोइंग SGOT, SGPT, CKMPV, एमाइलेज, ये किसके लिए है? तो सब SGOT, SGPT जो होता है वो स्पेसिफिक आपके लीवर सेल्स के लिए होता है, ठीक है। SGOT जो होता है वो लीवर सेल्स और MI दोनों में होता है। एमाइलेज जो रहता है वो पेनक्राइटिस में हमेशा होता है। ये तो फर्स्ट सेकंड का क्या हो जाएगा? D, ये आ रहा है। फर्स्ट का हो जाएगा आपका C, फर्स्ट का आपका होगा C, सेकंड का होगा D, थर्ड का होता है आपका B। MI में CKMB किया जाता है और एमाइलेज पैंक्राइटिस में किया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा B, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है 2017 का पेपर सॉल्व। आई होप आपको ये पसंद आ रहा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, आगे पेपर सॉल्विंग के लिए बने रहें। थैंक यू।